Go. जी, तो दिस इज May 2020 वेरिएंट 12 अपने ही जैसे आप लोगों की जून मई की सीरीज होती है वो है। थोड़ा सा मुझे लगता है पेपर जरा आप लोगों के हिसाब से सूटेबल होता है, आसान होता है। Which statement is the most valid reason for government intervention in a free market economy? खुद ही सोचना शुरू कर दो, गवर्नमेंट कब आएगी, या कोई पब्लिक गुड्स का चक्कर होगा, या मेरिट गुड्स कम बन रही होंगी, डीमेरिट गुड्स ज्यादा बन रही होंगी, या पोल्यूशन या मोनोपोली। जी बेटे, कौन सा लग रहा है? बी आंसर, बी D. There are many competitive firms and not enough sole suppliers. B. Health and education are not available in sufficient quantities. तो अगर हम क्वेश्चन के आंसर पे जाने से पहले थोड़ा सा सोच लें रेलेवेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, बेनिफिट्स ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी, व्हाई गवर्नमेंट इंटरवीन्स, वो होंगे। ठीक हो गया। बाकी सारे जो हैं वो या तो नुकसान थे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, या फिर प्राइवेट सेक्टर के फायदे थे। सबको समझ आ गया? अच्छा जी, व्हाट वुड नॉट बी कंसीडर, जी बोले। ओके, what would not be considered a barter transaction? Barter transaction means goods for goods या goods and services का exchange without any money crossing hands। पहले ही माइंड में हमने रख लिया तो हम चलते हैं। A car repair undertaking, जी मुझे जाने दें, उस पर वेट करें। A car repair undertaking the annual service on a plumber's van in return for plumber fitting a new sink in the car repairs kitchen। ये क्यों नहीं है? Not barter, not barter, ठीक है, ये तो barter है। A consumer negotiating with a shopkeeper and buying a pair of trousers at $10 rather than the asking price of $30। 10 पे ले, 5 पे ले, पैसे दे रहे हैं, तो ये barter transaction नहीं है। बिल्कुल सही जी, very good boys। Let's go to number 3। A factory introduces an automated production line to take advantage of division of labor। अब थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिएगा before you say the option। Division of labor, it's for the whole of the class, right? All my classes. Division of labor is when we split the production process into many small tasks and each worker or groups of workers specialize on one of them। मसलन आप एक गाड़ियाँ बनाने का प्रोसेस हो रहा है, उसमें डेंटिंग वाले अलग हैं, पेंटिंग वाले अलग हैं, इंजन मेकर्स अलग हैं, छोटे छोटे पुर्जे बनाने वाले अलग हैं, टायर मेकर्स अलग, तो वो हमने स्पेशलाइजेशन कर दी, डिवीजन ऑफ लेबर कर दी। राइट, सो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज? डी ऑप्शन, वर्कर प्रोडक्टिविटी। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ लेबर के रिजल्ट में कम होती है, बिकॉज मशीन और लेबर आप यूज करते हो, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन, और वो रोज काम करके एक्सपर्ट हो जाते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन कम होती है, बोर हो जाता है रोज एक काम कर करके। रेंज ऑफ स्किल्स ऑफ वर्कर्स लिमिटेड होती हैं, रादर देन मल्टी स्किल्ड, नाउ ही इज जस्ट बीइंग अ स्पेशलिस्ट। कुछ टीचर्स हैं जो ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा लेते हैं, तो वो तो मल्टी स्किल्ड है। अगर उनको कहा जाए जी सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाए, तो उनकी रेंज ऑफ स्किल्स कम हो रही है। काम में बेहतर हो रहे हैं, लेकिन रेंज ऑफ स्किल्स कम हो रही है। सो डिवीजन ऑफ लेबर में वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर वर्कर, टोटल आउटपुट ओवर नंबर ऑफ वर्कर्स, वो बढ़ रही है। अब ये नॉर्मेटिव वाला प्लीज अच्छी तरह कीजिएगा, मैं किसी बच्चे से करवाता हूँ, बिकॉज इसमें पता नहीं क्यों बच्चे गलतियां करते रहते हैं राइट टिल द एंड। लेट मी सी व्हिच अदर स्टूडेंट्स आई हैव। तो अब्दुल हनीफ से तो नहीं, तानिया, फिजा, फिजा काशिफ, हारून अहमद, हसान, आसिफ, माहिन, फातिमा, मरीम जरार, मरीम नवीद। मरीम नवीद मेरा बेटा कॉन्फिडेंस के साथ, ओ किधर गया जी, इनमें से कौन सी आपको नॉर्मेटिव स्टेटमेंट लग रही है, ओपिनियन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड ना हो, जिसको वेरीफाई ना किया जा सके? जी सर, देख रही हूँ। टेक योर टाइम। सर ए। शाबाश। किस वर्ड से आपको लगा ये नॉर्मेटिव है? सर सर वर्ड से नहीं, लेकिन वर्ड से क्योंकि वो ही पता बता लगता रहा है। है कि टू इंक्रीज द इनकम लोएस्ट, सर कि वो अपना एक तरह से ओपिनियन है कि ये वर्ड बेटे, ये वर्ड करेक्ट, करेक्ट। उसने कहा जी करेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, लोएस्ट पेड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज लगा दो। कोई कह सकता है कि जी लोएस्ट पेड वर्कर्स को
आप जो है अपना वो दे दो, नेगेटिव इनकम टैक्स दे दो, कोई कह सकता है कि जी लोएस्ट पेड वर्कर्स को फ्री हाउसिंग दे दो, समझ रहे हो ना? सो अपना अपना व्यू, बाकी सारी बातें एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकती हैं, ये करेक्ट है या नहीं इस पे बहस शुरू हो जाएगी। आर यू क्लियर ऑन दैट? Yes, यस, sir. ओके। नंबर 5, दिस रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत दफा ये आया हुआ है। It's a good thing that we are getting to do it before it might appear again in your exams. ये 22 वाले पेपर में भी कोई 5-7 तो मुझे कंफर्म रिपीट लगे। In the diagram, D is the demand curve for an agricultural commodity and S1 is the initial supply curve. A good harvest, अच्छी फसल, causes the supply curve to shift to S2. By how much will the demand curve have to shift to leave the farm incomes unchanged? पहले फार्म इनकम्स क्या थी जी? इनकम्स आर रेवेन्यू, जो कंज्यूमर स्पेंड करते हैं वो भी वही होता है। $5 प्राइस थी, और जब हम डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे गए, 2 was the quantity, 2000, तो 10,000 जो है फार्मर्स का रेवेन्यू था। गवर्नमेंट चाहती अभी भी 10,000 रहे। अब जहाँ पे हम हैं वहाँ प्राइस कोई 1.25 है, और जो क्वांटिटी है वो कोई 4.5 के करीब है, तो वो 6,000 के करीब हो रहा है। So closest to this equilibrium would be 2 into 5, 10, यहाँ पे जहाँ मेरा एरो पॉइंटर है, तो डिमांड के अब कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? 4 to 5, यानी 1,000 टन्स एट ऑल प्राइसेस। समझ आ गया बच्चों या कोई कंफ्यूजन? एनीवन? 10,000 फार्मर्स का रेवेन्यू था, गवर्नमेंट चाहती उतना ही रहे, अब कोई 6,000 है यहाँ पे। कहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बने, डिमांड के अब कितना शिफ्ट हो कि दोबारा फार्मर रेवेन्यू इनकम 10,000 पे आ जाए, तो 2 into 5 के अलावा और ऑप्शन ही कोई नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए कितना शिफ्ट हो डिमांड कर्व। 2 की प्राइस पे 4,000 है डिमांड, इट शुड गो अप टू 5,000 टन, तो 1,000 टन का इंक्रीज होना चाहिए। एनी क्वेश्चंस जी? एनी प्रॉब्लम्स? Cool. Let's move on to the next one. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, I'll give it to one of you. Let's say Hamza Rahman. A manufacturer progressively reduces the price of his product. टेबल शोज द आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी। बहुत आसान है अगर लॉजिक और कॉन्फिडेंस के साथ करो। प्राइस 10 थी, रेवेन्यू 750 था। प्राइस 9, रेवेन्यू 750। प्राइस 8, रेवेन्यू वही 750। व्हाट इज द पीईटी? कौन सी इलास्टिसिटी होती है हमजा जिसमें रेवेन्यू चेंज नहीं होता? थिंक एंड चूज द ऑप्शन। जो मर्जी प्राइस कर लो, रेवेन्यू चेंज नहीं होता। सर परफेक्टली इनलास्टिक। हमजा सर यूनिटरी। हमजा जूता निकालो तुम्हारे लिए ऑनलाइन। सॉरी सर। परफेक्टली इनइलास्टिक मींस डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। प्राइस आपने 10 से 9 की, रेवेन्यू जो है अगर पहले 100 यूनिट बिक रहे थे, अभी भी 100 बिकेंगे, 1000 से 900 पे आ जाएगा। जितनी प्राइस उसमें कम करोगे उतना रेवेन्यू उतने परसेंट गिरता जाएगा, जितनी प्राइस बढ़ाओगे उतने परसेंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हो रही। अलबत्ता यूनिटरी में अगर 10% प्राइस कम की, सेल्स 10% बढ़ेंगी, रेवेन्यू वही। 5% प्राइस बढ़ाई, सेल्स 5% गिरेंगी। ये मैंने इतनी बार रिपीट किया है क्लास में हमजा कि मुझे अफसोस होता है ऐसी बातों पे। आर यू क्लियर नाउ कि नहीं? यस सर, आई एम क्लियर। इसकी शेप क्या होती है? यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व की शेप क्या होती है? उसका एक नाम मैं बोलता सर हूँ। वो ओरिजिन में से निकल रहा होता है। हाँ, अगर अपवर्ड स्लोपिंग हो, सप्लाई कर्व हो, या इनकम का कर्व हो, तब बेटे डिमांड कर्व तो ऊपर से नीचे आता है और उसकी शेप होती है हाइपरबोला, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड हो रहा होता है। हमजा क्लियर हुआ? ये बना के दिखा दूं? सर बना के दिखा दें। श्योर। लेकिन इसमें क्यों नहीं क्लियर हो रहा? इतनी बार करवाया हुआ है, मुझे हैरत हो रही है कि यूनिटरी पे तो मैंने रिवीजन की क्लासेस में भी काम करवाया है। I have been working a lot on unitary. Let's see now. Maybe something is not delivered still. कोई और है जिसको यूनिटरी इलास्टिक की शेप ना पता हो इस क्लास में? ऑनेस्टली बता दो। Hamza, I guess you're the only one. प्राइस क्वांटिटी बेटे ये है डिमांड कर्व की शेप। $10 प्राइस थी, 100 यूनिट बिक रहे थे, 1000 रेवेन्यू था। 5 पे लाए तकरीबन उतनी डिमांड बढ़ी है, देखो ना बराबर 200। अब भी रेवेन्यू 1000 है। ये बेटे हाइपर बोला। हाँ, अलबत्ता सप्लाई कर्व्स हो तो जीरो से निकला हुआ हर, या इनकम कंजम्पशन कर्व्स हो तो जीरो से निकला हुआ हर कर्व इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक होता है। अब समझ आ गया हमजा?
यस सर। हमजा मुझे ये बताओ, एक नॉर्मल डिमांड कर्व है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? देखो गलत कर रहे हो ना सारा। सेंटर में इक्वल टू 1 या -1, हमेशा माइनस होता है पीईटी। अपर हाफ में ग्रेटर देन 1, लोअर हाफ में लेस देन 1। ये भी मैं बहुत दफा करा चुका हूँ। अब प्लीज आपको ये आ जाना चाहिए मेरा बेटा। एग्जाम्स आर टू क्लोज नाउ, ठीक है? चले लेट्स मूव ऑन जी। नंबर 7। हाँ, ये मैंने आप लोगों को दिया था किसी मिड में या किसी चीज में, और अक्सर बच्चों ने गलत किया था। इसको आज दोबारा देखते हैं बल्कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। डायग्राम shows a consumer's demand curve for a product. How does consumer surplus change as the price of the product rises? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 5 के स्टेप्स में बढ़ रही है। वो कह रहा है जी, इट फॉल्स एट अ कांस्टेंट रेट, इट फॉल्स एट अ कांस्टेंट अमाउंट, इट फॉल्स बाय अ डिक्रीजिंग अमाउंट, इट फॉल्स बाय एन इंक्रीज अमाउंट। कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है बिफोर आई ड्रॉ इट फॉर यू गाइस? इंक्रीजिंग अमाउंट। इंक्रीजिंग अमाउंट, वेरी गुड। तो लेट मी क्विकली मेक इट अगेन फॉर यू गाइस, ताकि ये कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से आपको ना हो कि नहीं करवाया था। बाकी आपकी अपनी मेहनत है, आखिरी चंद दिन है। ये बहुत ही अजीब सा पीरियड होता है, बच्चे लेजी हो जाते हैं कि भी छुट्टियां हैं थोड़ी सी। डू नॉट डू दैट। अच्छा, मुझे इस तरह करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी। लेट मी जस्ट पोस्ट द पिक्चर, उसके ऊपर बनाया बनाता हूँ आपको लिए। उसके ऊपर मेरा वो आ गया, चले इसको मिटा देते हैं। हाँ चले, इसको नीचे ले जाके दोबारा पेस्ट करते हैं। ये देखिए, अब बच्चों मैं बना रहा हूं $5 पहले प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस हमारा टोटल एरिया, बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। ये सारा एरिया ऐसे ही होता है, सॉरी ऐसे ही होता है। अब जब 5 से 10 पे जाएगी हमारा कंज्यूमर सरप्लस, ऊपर वाला एरिया रह गया। छोड़ा कितना हमने? बॉक्सेस टिक कर दो, 1 2 3 एंड 4.5 बॉक्सेस। 4.5 बॉक्सेस कंज्यूमर सरप्लस हमारे छूटे हैं। अगली बार जब 10 से 15 पे जाएगी, ऊपर वाला हिस्सा रहेगा कंज्यूमर सरप्लस। अब कितने बॉक्सेस छोड़ रहे हो? 1 2 3.5। तो देखो इंक्रीजिंग अमाउंट से गिर रहा है। अगली बार जब 20 पे जाएंगे, 2.5। तो मुसलसल कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजिंग अमाउंट से गिरता जा रहा है। समझ आ रही है सबको, या अभी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? सर अमाउंट थोड़ी नहीं हो रही, 4 से 3 से 2। कंज्यूमर सरप्लस उसने कहा है चेंज। कितना चेंज हो रहा है? पहले 4.5 बॉक्सेस छोड़े, फिर 3.5 बॉक्सेस छोड़े, फिर 2.5। हर दफा इंक्रीजिंग अमाउंट से कंज्यूमर सरप्लस कम हो रहा है। इट फॉल्स बाय एन इंक्रीजिंग अमाउंट विद ईच $5 राइज। नहीं समझ आया? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं इसको एक बार इरेज करता हूं। जब $5 प्राइस थी, हमारा कंज्यूमर सरप्लस ये ऊपर वाला सारा एरिया था, डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस से नीचे, ऐसे ही है बेटे। यस सर। जब 10 पे गए, आप मुझे बताएं हमने कितने बॉक्सेस छोड़े हैं कंज्यूमर सरप्लस के? 4.5। ये ठीक है। अब 10 से 15 पे गए, अब कितने बॉक्सेस छोड़े? 3.5। तो कंज्यूमर सर टोटल सरप्लस, की बात हो रही है, टोटल कितना छोड़ा है? 4 और हाँ, 3, कंज्यूमर मतलब सरप्लस ये इंक्रीजिंग अमाउंट से फॉल हो रहा है। ठीक है। नाउ यू गॉट इट? यस सर। शाबाश, ऐसे पूछा करें, दिस इज वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग। किसी और को प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में? ओके, नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशंस वगैरह में हमेशा इशू आते हैं। Following the introduction of a 10% increase in charge for car parking in a city center, the demand for bus journeys per day into the city center rose from 800 to 1000. What was the cross elasticity of demand for bus journeys with respect to car parking charges? गाड़ियां और बसेस सब्स्टिट्यूट्स हैं। 10% इंक्रीज हुई है कार पार्किंग चार्ज,
तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, डिमांड फॉर बसेस 800 से 1000 पे गई है जर्नीज की। 10% इंक्रीज हुई थी प्राइस ऑफ गुड ए यानी कार्स, और कितनी इंक्रीज हुई है डिमांड? 2200 over 800 into 100, 25%. So 25% change in quantity demanded of bus travel. हाँ, over 10% change in price of car travel. 2.5 ऑप्शन डी। बच्चों समझ आ गया है या ये कैलकुलेट करके दिखा दूं? सर कैलकुलेट करके दिखा दो। श्योर बेटे, लेट्स गो एंड लेट्स लर्न इट। प्लीज ये कह दिया करो, जिसको ना समझ आए ना, थोड़ा सा भी ग्लिच हो, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, क्या पता इससे बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। ये देखिए मेरा बेटा, उसने हमें क्या दिया है? 10%। हमें एक्सीडी कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। बसेज एंड कार्स आर सब्स्टिट्यूट्स, तो उनका हमने कैलकुलेट करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बस ट्रैवल over percentage change in price of car travel। ठीक है, नीचे वाला दोस्तों हमें बता दिया कि 10% इंक्रीज हुई है प्राइस गाड़ियों की, तो बस ट्रैवल कितना बढ़ेगा? 800 से 1000, कितना चेंज है? 200 divided by 800। यस, 200 डिवाइडेड बाय 800 into 100, ये बन गया जी 25%। ये 25, तो आंसर आ गया 2.5। अब बेटे समझ आ गए? यस सर। किसी को ना आया हो प्लीज बता दें। ओके, लेट्स मूव ऑन। नंबर 9, 4 डिमांड कर्व्स हैं, लेट्स लुक एट इट। 4 सॉरी इक्विलिब्रियम कर्व्स हैं। हाँ, यस, एन इकोनॉमी इज, यहाँ पे सही एडजस्ट नहीं हो रहा। या, एन इकोनॉमी इज सफरिंग फ्रॉम अ हाउसिंग शॉर्टेज। Demand for housing continues to rise as real income increase and more construction firms enter the market to build more houses। शॉर्टेज वाला ग्राफ ढूंढना है क्योंकि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई अब बढ़ रही है क्योंकि नई फर्म्स भी आ रही हैं। दो फैक्टर्स, तो कहाँ पे डिमांड कर्व भी राइट शिफ्ट हो रहा है और सप्लाई कर्व भी राइट शिफ्ट हो रहा है? ए में, दैट इज द क्लियर कट आंसर। एनी कंफ्यूजन बच्चों? Demand for housing continues to rise, shift the demand curve to the right. More construction firms enter the industry, supply बढ़ेगी houses की, right पे shift कर दें। So obviously A। Now let's go to another good question. This is a good paper actually, काफी elasticity पे अच्छा काम हो रहा है। A good has a PES of 2। इसका क्या मतलब है? 1% change in price will cause 2% change in supply। Elasticities का कोई भी फिगर हो, माइनस पॉजिटिव जो भी हो, उसका मतलब यही होता है कि जो है ना फिगर, मसलन 1 मीन्स 1% चेंज इन प्राइस कॉजिंग 1% चेंज इन डिमांड या सप्लाई यूनिटरी, तो उसका ये मतलब होता है करंट क्वांटिटी सप्लाइड इज 300 यूनिट्स पर वीक एट अ मार्केट प्राइस ऑफ $20 पर यूनिट, फर्म रेजेस द प्राइस टू $25। अब जी व्हाट विल द न्यू क्वांटिटी सप्लाइड, हमारे पास पीईएस का फिगर है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। 450। ये नो 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 वेट जल्दी ना करो। हाँ सही कह रहे हो। 20 से 25 पे गई है, कितनी प्राइस बढ़ी है? 5 over 20 into 100, 25%। 25% प्राइस बढ़ी है, पीईएस है 2, सप्लाई बढ़ेगी 50%, 25 into 2। समझ आ रहा है? 50% of 300 is 300 into 50 over 100, 150 टोटल सप्लाई हो जाएगी, लाइक साद सेड 450 यूनिट्स। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो दोबारा करा दूं, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। Let me know if you need a little bit more reiteration here. Anyone? Okay. What is a major function of the price mechanism? I keep repeating, ये भूल जाते हैं बच्चों को। प्राइस के 4 फंक्शंस है। रैशनिंग, महंगी हुई गरीब अफोर्ड नहीं कर सकेगा, रैशन आउट हो जाएगा। इंसेंटिव, महंगी हुई प्रोड्यूसर को प्रॉफिट का इंसेंटिव है, सस्ती हुई कंज्यूमर को सरप्लस का इंसेंटिव है। अभी ठहर जाओ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। सिग्नल, प्राइस बढ़े प्रोड्यूसर को सिग्नल ज्यादा बनाओ ये चीज, प्राइस गिरे कंज्यूमर को सिग्नल ज्यादा खरीदो ये चीज। एलोकेशन, जिस चीज की प्राइस बढ़े उधर रिसोर्सेज ज्यादा एलोकेट करते हैं प्रोड्यूसर्स, जिस चीज की प्राइस गिरे उधर कंज्यूमर ज्यादा एलोकेट करते हैं। ये 4 फंक्शंस।
तो ऑप्शन देखते हैं, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, कोई ताल्लुक ही नहीं है. रिमूविंग शॉर्टेजेस बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर मार्केट प्राइसेस टू फॉल, शॉर्टेज में प्राइस बढ़ती है. रिमूविंग सरप्लसेस बाय क्रिएटिंग इंसेंटिव फॉर मार्केट प्राइसेस टू राइज, सरप्लस हो यानी सप्लाई डिमांड से ऊपर तो प्राइस नीचे आती है. सिग्नलिंग चेंजेस इन मार्केट कंडीशंस टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, सिंपली ऑप्शन डी. किसी बच्चे को डी एज इन डेविड, किसी को मसला आ रहा हो? गुड बच्चास, लेट्स मूव ऑन. नंबर 12. अब किसी ने ये गलत किया ना, मैं हाँ डी डी जी बताएं बेटे. सर लास्ट वाला या बी कह रहे हैं? मैंने बोला डी एज इन डेविड, लास्ट वाला. ओके. शॉर्टेज से तो प्राइस बढ़ती है, सरप्लस से प्राइस गिरती है. डी इज द करेक्ट वन. ओके सर. राइट. नंबर 12. डायग्राम शोज सप्लाई कर्व ऑफ प्रोडक्ट. अब ये जीरो से निकला हुआ है, ठीक है. गवर्नमेंट इम्पोजेस अ स्पेसिफिक इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ $5 ऑन द प्रोडक्ट. उसने थ्रो ऑफ किया है. आंसर क्वेश्चन कुछ और है. हाउ विल द पीईएस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज? जीरो से निकला हुआ था, 1 थी, तो इलास्टिक, अब इलास्टिक हो जाएगी क्योंकि वाई एक्सिस से निकलेगा. एनी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व originating from y-axis will be elastic and originating from x-axis will be inelastic. So सबको क्लियर है, D as in David. This is the correct option. किसी को प्रॉब्लम हो रही हो? वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं. आप लोग हिम्मत से करो, ये पेपर बड़े आसानी से हो जाते हैं. हाँ, this is the question I was kind of hoping कि किस दिन आए, आज के पेपर में आई की है. Nice. In the market for a good, the quantity supplied QS and the quantity demanded QD are given by these equations. P minus 30 and QS is P minus 30 and QD is 240 minus 2P, where P is price in dollar. A change in the tax on the good makes quantity supplied equal to P minus 36. How will the change affect equilibrium price? किस किस को इसका आइडिया है, मुझे ये बता दें. सर टैक्स बढ़ा है. नहीं, हमें मतलब सॉल्व कैसे करें? सर पी लग रहा है मुझे तो. सर इक्वेशन सॉल्व करनी थी. ओके, प्राइस डाल देंगे कोई भी सर, कोई भी रैंडम प्राइस लेके तो उससे फिर आंसर आ जाएगा. आर यू श्योर दैट्स हाउ यू गोना डू इट? यस सर, पहले प्राइस में से 30 माइनस हो रहा था ना, 36 माइनस हो रहा है तो 6 से प्राइस फॉल कर जाएगी. नहीं नहीं, अभी देखते हैं जी इसका हल. ये थोड़ा सा मेरा भी वीक एरिया है. माय मैथ वाज नेवर दैट गुड एंड इट्स स्टिल नॉट दैट गुड. इक्वेशन और सप्लाई वाले ना जी बेटे, दोनों वाला हमेशा याद रखें. मैं सामने सॉल्व कर रहा हूं. बेसिक बात, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड. इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं ना. अब क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन क्या कह रही है? 240 माइनस 2p और 2p विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड का क्या कह रही है वो? p माइनस 30. तो हमें प्राइस निकालनी है बच्चों. क्या करेंगे? सॉरी अलजेब्रा से करेंगे. यस, 3p इज इक्वल टू 270. अब प्राइस कितनी निकल आई? ओरिजिनल 90. अब समझ आ रहा है मेरे बच्चों सबको? ऐसा सवाल आ जाए बस. अब करें मेरा बेटा, आप 36 की प्राइस डालें इंस्टेड ऑफ 30. 36 की प्राइस डालें इंस्टेड ऑफ 30. अब क्या हो जाएगा? 276 ओवर 3. प्राइस बढ़ के चली जाएगी 92 पे. इट विल राइज बाय 2. अब समझ आया यामीन? जी सर. Anyone who's struggling, I am willing to do it a few times. I don't want your equations to go wrong. सर 36 कहां? Sorry. एक बार इधर दोबारा करा दे. 36 यहां से लिया मैंने फिगर बेटे. P minus 36 हो गया ना. अब तो 240 minus 2P should be equal to P is equal to minus 36. तो प्राइस कैसे निकलेगी? 3P equal to 240 plus 36. 276 डिवाइड किया 3 से, 92 आंसर आ गया. तो प्राइस 90 से बढ़ के 92 पे आई. ऑप्शन सी. समझ आ गया?
यस सर आ गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ। मेरा मैथ बहुत वीक है, इसलिए मैंने इसकी MSc नहीं की थी और मैं MPhil में चला गया था। Number 14. Oh, I hate these questions. Can we do it at the end, please? I hate these questions. Number 15. Let's see. Diagram shows market demand and supply curve for rice. What happens if a government imposed a maximum price of $10? फिजा हसन, मुझे बताओ ये मैक्सिमम प्राइस सही जगह लगी भी हुई है कि नहीं? अबव इक्विलिब्रियम उन्होंने लगाई हुई है। इज इट करेक्ट मैक्सिमम प्राइस मेरा बेटा? जी सर। फिजा, थिंक अगेन। सर Maximum price is to help consumers. It's the price ceiling. It should be below equilibrium to be effective. फिजा समझ आ रही है कि नहीं बेटे? जी सर। अब ये इनफेक्टिव होगी तो क्या आंसर होना चाहिए? ओरिजिनल प्राइस इन क्वांटिटी चलती रहेगी। आंसर करो फिजा, विच इज द करेक्ट ऑप्शन? सर ये बेटे मैक्सिमम प्राइस इफेक्टिव नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना पड़ेगा। ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई वाला सिचुएशन चलती रहेगी। प्लीज ढूंढो जहां ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी वाली कोई ऑप्शन दे रहा है वो। Fiza, I'm waiting for your answer. Shabash, take your time. ओरिजिनल इक्विलिब्रियम वाली ऑप्शन देखो बेटे, 8 प्राइस क्वांटिटी Q2। सी, शाबाश बेटे। हमेशा मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस के क्वेश्चन में पहली चीज देखिएगा कि क्या सही जगह लगी भी हुई है कि नहीं। अगर मैक्सिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम है, इट विल नॉट बी इफेक्टिव। ओरिजिनल प्राइस एंड क्वांटिटी चलते रहेंगे, ओरिजिनल डिमांड सप्लाई चलती रहेगी। अगर मिनिमम प्राइस बिलो इक्विलिब्रियम लगी हुई है, देखना ही नहीं और कोई ऑप्शन, सीधी ढूंढो इक्विलिब्रियम वाली ऑप्शंस। मेक योर लाइफ सिंपल। सबसे पहला स्टेप, look at where the maximum price or minimum price is. Is it effective or not? A government decides to replace a private company with its own company to collect household waste. गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनी जगह खुद करना शुरू कर दिया। Why could such an action be justified? गवर्नमेंट इंटरवेंशन के फायदे ढूंढें तसल्ली से। Private companies might put profits before customer needs. Of course. अब कई बच्चे इसकी ऑप्शन चूज कर लेते हैं because waste collection is a public good. Public goods are non-excludable, non-rival. ये ना non-excludable है ना non-rival है। इसके बकायदा पैसे चार्ज किए जा सकते हैं, कंपनीज पैसे चार्ज करती हैं वेस्ट कलेक्शन के, तो ये बात गलत है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी क्यों गलत है? कॉस्ट ऑफ वेस्ट कलेक्शन आर बाउंड टू बी लोअर इफ पेड आउट ऑफ लोकल टैक्सेस। क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, सेम कॉस्ट रहेगी। नॉर्मली प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ज्यादा इनएफिशिएंट होता है, प्राइवेट कंपनीज आर ऑलवेज लेस एफिशिएंट, ये भी बात गलत है। देन गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट ज्यादा इनएफिशिएंट होती है, लेस एफिशिएंट होती है। Number 17. Which measure would not be part of a government subsidy to produce? जी, sorry. यार हौसला बच्चों। Which measure would not be a part of government subsidy to protect domestic producers from competition? आप तो कुछ गलत बात कर रहे हो। Would not be, हाँ। But which measure would not be part of government subsidy to protect domestic producers from competition? Import quota subsidy नहीं है। Interest free loans provided by the government, ये subsidy है। रिडक्शन इन प्रॉफिट सब्सिडी है। ट्रांसफर पेमेंट भी सब्सिडी की फॉर्म है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इंपोर्ट कोटास। समझ आ गई बात बच्चे? कोई कंफ्यूजन? सब्सिडी इज अ फाइनेंशियल ग्रांट, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल हैंड। कोई गवर्नमेंट फ्री लैंड दे रही है साथ, या टैक्स छोड़ रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रही है, समथिंग लाइक दैट। Number 18, a country's railway are currently run by private firms. It has been suggested that the government should. हाँ जी बेटे। सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो तो इकोनॉमिकली इनएक्टिव को मिलती है ना, तो फिर प्रोड्यूसर्स को कैसे मिल सकती है? I totally get your point। देखो, लेकिन वो क्या कह रहा है? Which measure would not be part of a government subsidy to protect domestic producers from competition? ठीक है, I totally get your point। ये थोड़ा सा एरर कर देते हैं, लेकिन देखो कोटास तो किसी सूरत में सब्सिडी नहीं है ना।
ट्रांसफर पेमेंट फिर भी आप कह सकते हैं कि जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को दे दी विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन जस्ट टू मेक दम मोर इफेक्टिव, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए मैं जरा खामोश हो जाता है ऐसी बातों पे. समटाइम्स दे ट्राई टू बी वेरी क्लेवर एंड मेक अ क्वेश्चन, इट्स रॉन्ग. ठीक है ना? जी सर. So we have to live with this frustration. But to be honest, हमारे से इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते जितने ये लोग बनाते हैं. I tried to create some papers, MCQs myself. नहीं बनते इतने अच्छे. They are very, very advanced. 18 countries' railways are currently run by private firms. It has been suggested that the government should nationalize the railways. What might be a reason for this? क्यों nationalize किया जाए? To control prices of railway services, possible. To encourage competition in railway services, नहीं, गवर्नमेंट तो पूरा थ्रू आउट द कंट्री एक ही फर्म पाकिस्तान रेलवेज करेगी, गलत. टू इंक्रीज द प्रॉफिट इंसेंटिव, गवर्नमेंट प्रॉफिट एम नहीं करती, गलत. टू प्रोवाइड जॉब फॉर लोकल पीपल, नहीं, गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री प्रोवाइड करती है. तो टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ रेलवे सर्विसेज. समझ आ गया मेरा बेटा? Anyone, any questions? What is likely to cause a decrease in aggregate demand? अब मैक्रो है, आप लोगों के पास मैं जा रहा हूं. लेट्स से हारून अहमद, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड क्यों होगी? तसल्ली से एक एक ऑप्शन को च्यू ऑन इट एंड देन टेल मी. हारून, आर यू देयर इन द क्लास? Yes sir. या एग्रीगेट डिमांड के चार हिस्से, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उन पे गौर करो. A sir. ए, एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम वाला एरिया नीचे गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होने से कंजम्पशन का इंजेक्शन आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से जी का इंजेक्शन आता है, मनी सप्लाई बढ़ने से सी एंड आई दोनों का इंजेक्शन आता है. सो वेल डन हारून. Number 20, a country maintains its foreign exchange rate against the United States dollar within a narrow but changing band. What is this type of exchange rate? फिजा काशिफ, ये कौन सा है? एक अपर लोअर लिमिट लगाई हुई है. Sir, managed float. मैनेज फ्लोट. फिक्स मींस एक ही रेट पे फिक्स कर देना, फ्लोटिंग मींस डिमांड सप्लाई पे छोड़ देना, कोई इंटरवेंशन नहीं. मैनेज फ्लोट अपर एंड लोअर लिमिट है, जब उससे ऊपर नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व से इंटरेस्ट रेट से वापस उसको नीचे ले आएंगे. ट्रेड वेटेड है, जब वो डिफरेंट करेंसीज की ट्रेड का हम वेटेड बनाते हैं और किसी एक करेंसी से हम पैग कर देते हैं अपने आप को. Number 21, which components are included in the financial account of balance of payment? अच्छा, रिवाइज हो जाएगा. फाइनेंशियल अकाउंट के चार हिस्से इन्होंने कोई दे दिए, कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे. लेट्स सी, आप में से कोई भी कर दो. Sir A. ए, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स कहाँ रिकॉर्ड होते हैं यामीन? Sir primary income में करंट अकाउंट में. बैलेंसिंग आइटम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहला और आखिरी हिस्सा. एक बार फिर मैं फाइनेंशियल अकाउंट रिवाइज करवा दूं. एफडीआईज यानी डायरेक्ट इनवर्ड आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल्स का पैसा अंदर आया तो क्रेडिट, बाहर गया तो डेबिट. फिर जी अदर फाइनेंशियल फ्लोज, वो जो हम बाहर के बैंक्स में सेव करें या बाहर वाले हमारे बैंक्स में सेव करें, वो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. और फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, शेयर्स खरीदे हैं बाहर की कंपनी के हमने तो बाहर गया पैसा, हमारी कंपनीज के बाहर वालों ने खरीदे हैं तो अंदर आया पैसा, वो है पोर्टफोलियो भी इसका हिस्सा है. बैलेंसिंग आइटम, आखिर में जो सरप्लस या डेफिसिट हो हम उसको बैलेंस कर देते हैं थ्रू एन एंट्री कॉल्ड नेट एरर्स एंड ओमिशन. सबको क्लियर हो गया? प्लीज ये करंट अकाउंट वगैरह रिवाइज कर लीजिएगा. बैलेंस ऑफ पेमेंट. Which argument is an importer most likely to use to gain support of consumers for free trade? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कौन सा आर्ग्यूमेंट मोस्ट लाइकली, इसमें काफी सारे आपको लाइक लगेंगे, टू गेन द सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर्स फॉर फ्री ट्रेड? आई विल गिव इट टू, लेट्स से, राया. आर यू देयर इन द क्लास बेटे? Maheen, are you there in the class? Maheen Fatma, are you there? जी Maheen, देखो, which argument is sorry, is an importer most likely to use to gain the support of consumers for free trade?
कंज्यूमर को क्या चाहिए ये सोचो. सॉरी कौन सा? कौन सा बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा. बी. महीन, एज अ कंज्यूमर कभी आपको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड अच्छी हो रही हैं, खराब हो रही हैं? आप डी. एम्प्लॉयमेंट से आपको कोई खुशी होती है? मेरा नहीं ख्याल. कंज्यूमर है आप. सी. मोर इंपोर्ट्स इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री. बाहर से भी गाड़ियां आ रही हैं, लोकल भी बन रही है, हमारी चॉइस बढ़ रही है. कंज्यूमर ये देखता है मेरा बेटा. माहिन समझ आई क्वेश्चन की? जी सर. Okay. Number 23, G. Let's see who's the smart one to calculate it. According आंसर है सर 2300. Baz Aja Saat. Very good. According to Consumer Price Index statistics, an identical good cost $100 in 1913 would cost 2359.60 in 2013. What for the approximate cumulative rate of inflation over the period? इस पूरे पीरियड में कितनी महंगाई आई है? CPI 2 बनाओ इसको, 13 को. 2359 minus CPI 1 100. 2259 बच गया ओवर CPI 1 100 into 100 बन जाएगा 2259, तो अप्रोक्सीमेटली 2300. बताएं, मुझे सॉल्व करके दिखा दूं जिनको नहीं समझ आई. सर हो गया. नहीं आपको तो हो गया. जिनको नहीं आई प्लीज. श्योर. लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट बिगर. थैंक यू अदन. और ये जो है ना शरारती बच्चे, इनको सारा खुद आ गया, ये चाहते हैं और कोई ना सीखे अब. अच्छा जी, ये आ गया बेटे. हमारे पास फॉर्मूला क्या है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का? CPI 2 माइनस CPI 1 ओवर CPI 1. अगर गौर करो तो ये वही PD वाला है, P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100. चेंज ओवर ओरिजिनल इंटू 100. CPI 2 हमेशा करंट ईयर होता है, वो है इस वक्त 2359 में 0.6 नहीं कर रहा. माइनस CPI 1 जो पहला पिछला था या बेस ईयर, प्रीवियस ईयर या बेस ईयर होता है, 100 ओवर 100 इंटू 100. अब प्लीज ये गलती ना कीजिएगा कि 100 को पहले कट कर दें, ऊपर वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा. 2259 ओवर 100 इंटू 100. 100 से कैंसिल आउट हुआ. ये आपका 2259% इन्फ्लेशन बढ़ी है. ऑप्शन सी इज द क्लोजेस्ट. राउंडिंग ऑफ करके सबको क्लियर हो गया? यस सर. ओके, एक्सीलेंट. लेट्स मूव ऑन जी. 24. मरियम जरार, द डायग्राम शोज एन इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड को कट कर रहा है. इन इलास्टिक पार्ट में वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है. वो पूछ रहा है जी, which short run measure should the government take to maintain the economy's current equilibrium if there is an unexpected balance of trade surplus? Take 10 seconds, read the question. Are you there, Mariam? I want to know that first. Okay, I'll switch the question to Umme Kulsum. तसल्ली से देखो बेटे. So ये higher direct taxation with government spending, B option. वेरी गुड. देखो, ट्रेड सरप्लस के रिजल्ट में क्या होना था? एग्रीगेट डिमांड ऊपर जाना था, हमने वापस उसको नीचे लेके आना है. तो कैसे लाएंगे? डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ा के और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अनचेंज रख के बजट सरप्लस बना के. वेरी वेल डन उमे. एनीवन एनी क्वेश्चंस हियर? इट्स अ स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन. ओके. नंबर 25, Saqib Mashood. Why does the value of a country's terms of trade have no monetary units? Simple by definition है. तसल्ली से देखो. हम मनी वैल्यूज क्यों नहीं दे रहे टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं? What is the ratio of two index them?
साद साकिब मशहूद, आपको कहाँ हैं आप? मे बी इज लेफ्ट. चलें, ठीक हो गया जी. इट्स अ रेशियो ऑफ टू इंडेक्स नंबर, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स ओवर इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. Number 26. Statement that follow relate to possible gains from an increase in free trade. Which gain is least certain to result in short run? Free trade result में short run में कौन सी gain least certain है? Let's give it to मनान शामी, आज नहीं आया. I think हुसैन बट भी नहीं आया आज. अच्छा, तो let's give it to who should I give it to? चलें, कोई भी ले लो. रायान आप ले लें. Which gain is least certain to result in short run? मैं कर लूं? रायान आप करेंगे? सर मैं बता दूं? रायान है क्लास में? मेरे ख्याल से ठीक. अच्छा, अब्दुल आप बता दें. बी है. कौन सा? सर बी ऑप्शन सर. राइज इन नंबर ऑफ जॉब्स. बी है. वेरी गुड, वेरी गुड. फ्री ट्रेड करोगे, वक्ती तौर पे लोकल फर्म्स मारी जाएंगी, इंपोर्ट्स उनको रिप्लेस कर देंगी. इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं. लोकल फर्म में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस. रॉ मटेरियल्स पे टैरिफ्स हट गए, इंपोर्टेड पे. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम. वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स अवेलेबल, यस. बाहर से भी आ रही है, लोकल भी बन रही हैं, ये भी सही है. एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन, यस. इंपोर्टेड कंपटीशन आ रहा है, सिवाय बी के, जो कि लॉन्ग रन में जाके आता है जब फर्म्स अपना कंपटीशन के बाद कंपैरेटिव एडवांटेज बना देती हैं. तो डेफिनेटली ऑप्शन बी. एनीवन हु स्ट्रगलिंग? In an economy with an interest rate of 4% per annum, the rate of inflation falls from 5% to 3% per annum. What will be the benefit of this fall? चौधरी अदन, तसल्ली से सॉल्व करो, कोई नहीं बोलेगा प्लीज. इंटरेस्ट रेट 4% था, इन्फ्लेशन रेट 5 से 3% पे आया. What will be a benefit of this fall? कुछ इन्फ्लेशन रिलेटेड, रियल वैल्यूज रिलेटेड क्वेश्चन है. अदन आराम से, अब हमेशा पहली ऑप्शन गलत बताते हो. सो रिजेक्ट व्हाटएवर द फर्स्ट ऑप्शन यू आर थिंकिंग एंड थिंक डीपर. शाबाश. सर सी. शाबाश. पहली ऑप्शन रिजेक्ट की है ना, बी रिजेक्ट की है ना? नो सर. अच्छा ठीक है. अच्छा भाई, सबसे पहले तो ये बात कि 5 to 3% डज नॉट मीन इन्फ्लेशन खत्म होगी. डिसइन्फ्लेशन है, पहले से स्लो स्पीड पे बढ़ रही है. सो लिहाजा पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम विल नॉट बी बेटर ऑफ. अलबत्ता सेवर्स जिनको 4% सालाना सूद मिल रहा था, पहले 5% महंगाई थी तो उनको 1% रियल टर्म में नुकसान हो रहा था. रियल इंटरेस्ट रेट वाज 1% नेगेटिव. अब 3 पे आ गई तो 1% उनको पॉजिटिव हर साल गेन मिलेगा. सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म्स. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? हालांकि नंबर 28. Which combination correctly classifies an expansionary fiscal measure and its impact on budget deficit? I'll give it to, ओ तेरी खैर, चलो खुद ही कर दी तूने. इंक्रीज वेलफेयर स्पेंडिंग, इंक्रीज बजट डेफिसिट, बिल्कुल ठीक है. क्वांटिटेटिव ईजिंग इन्हें देना नहीं चाहिए था. ये जब गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स वापस खरीदती है हमसे, मनी सप्लाई बढ़ाते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है. लोअर इनकम टैक्स से एक्सपेंशनरी मेजर ज़रूर है, लेकिन बजट डेफिसिट कम हो जाएगा. उससे बजट डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये रिड्यूस लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है. लोअर इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है. एवरीवन क्लियर? Number 29, G, I'll give it to Fiza Hassan again. In 2018, the United States government introduced tariffs on a wide range of imports from China. Which type of policy was the US government adopting? बहुत आसान है अगर आपको पॉलिसी का नाम पता है सिर्फ.
फिजा यू देयर? जी सर। हाँ, नहीं आता बेटे बता दूं? नहीं सर, एक मिनट। श्योर श्योर। टैरिफ लगाए हैं आपने, सोचें। सर बी। बी, वेल डन मेरा बेटा, एक्सपेंडिचर स्विचिंग। हम चाहते हैं बाहर वाले भी हमारी गुड्स पे पैसा लगाएं और हम भी लोकल भी, तो लोकल्स का एक्सपेंडिचर स्विच किया अपनी गुड्स की तरफ। तो जब भी प्रोटेक्शनिज्म या डीवैल्यूएशन यूज हो तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग है। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग कौन सी है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे याद करा दूं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स आर इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई, एक्सचेंज रेट्स। सप्लाई साइड पॉलिसीज तो आपको पता ही है, जो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने वाली, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से लेके सब्सिडीज तक। और फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट का बजट। लास्ट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, फर्दर लंबा है जी। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द यूएस गवर्नमेंट, अच्छा ये वो गलत वाला क्वेश्चन है, चलें खैर, लेट्स सी हाउ डू यू गाइस अटेम्प्ट इट। ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द यूएस गवर्नमेंट बिलीव्ड that deflation was caused by a collapse in the prices of stocks and other assets, reducing the levels of wealth and confidence. Diagrams show two approaches to counter deflation. डिफ्लेशन काउंटर करने की दो अप्रोचेस, एक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के दिखाई है उन्होंने डायग्राम वाई में, वो भी सही है, और दूसरी में एग्रीगेट सप्लाई कम करके, उससे भी प्राइस लेवल बढ़ा है। गिवन द बिलीफ, व्हिच पॉलिसी शुड द यूएस गवर्नमेंट हैव यूज्ड in an attempt to remove the deflation, and which diagram represents the intended outcome of the policy? All the kids allowed to do it. ये जरा क्वेश्चन गलत बना हुआ है, खैर कोशिश करें। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, डायग्राम वाई। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डिक्रीज इंटरेस्ट रेट से तो एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ती है। आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट से एग्रीगेट डिमांड भी गिरती है और एग्रीगेट सप्लाई भी, लेकिन हमारे पास क्योंकि वो ऑप्शन नहीं थी तो अल्टीमेटली बचती ए ही है। डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। मे बी बिकॉज लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है, शायद इस बेस पे उसने सप्लाई वाली बात नहीं की। मे बी शॉर्ट रन में भी बढ़ती है, असल तो बात सारी ये है। एनीवे, सो लेट्स स्टिक टू ए नाउ, नो वरीज। सो दैट इज इट बच्चों, वेल डन। हमारा टाइम देखो कितना एफिशिएंट होता जा रहा है। क्या क्या क्या? 14 आए बच्चों, तुम लोग जाते नहीं, मैं खुश रहूं। ठीक है जी, वापस जाते हैं। ये आ गया 14, खुद ही सॉल्व करना, मुझे नहीं शौक इनको करने का, ये अजीब से क्वेश्चंस। अच्छा जी, privatization can be achieved by the sale of shares to the general public, public offers, PO, डाक में उसको बनाया हुआ है उन्होंने, और by the direct sale to a private company, PS, इसको उन्होंने किया हुआ है जी लाइट ग्रे में। The diagram shows privatization transactions and revenue for the European Union between 1981 and 2012. तो रेवेन्यू लिखे हुए हैं और इधर नंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस राइट साइड पे लिखी हुई हैं। तो 3 साइडेड ग्राफ है, ट्रांजैक्शंस का भी बनाया हुआ है उन्होंने कुछ। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, इसमें वो ऑप्शन लीजिएगा जिसको रिजेक्ट ना कर सकें। सी ऑप्शन, ये तुमने पहले किया होना है, हो ही नहीं सकता साथ इतने जल्दी। मेन रेवेन्यू फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन चेंज फ्रॉम पब्लिक ऑफर्स टू प्राइवेट सेल्स। पब्लिक ऑफर्स से पहले था ग्रे 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 और बाद में लाइट ग्रे, यू राइट, हैज टू बी करेक्ट। सबको समझ आ गया जी? अच्छा, कुछ लोग इसमें तेज होते हैं। आई एम नेचुरली नॉट दैट स्मार्ट टू हैंडल सो मेनी वेरिएबल्स एट वन टाइम। ऐसे क्वेश्चन में मुझे 2 मिनट चाहिए होते हैं। सो ऑल गुड जी, सबको समझ आ गया है? बाद में गौर कर लीजिएगा, साथ की ऑप्शन सी। हाँ जी, मुनीब क्या कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। ओके, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट मेरे बच्चों, हैव अ गुड डे। आई विल सेव योर रिकॉर्डिंग टू पोस्ट